मशीन लर्निंग में ना एक चीज अक्सर बहुत परेशान करती है, ये कैटेगोरिकल डेटा। मतलब वो टेक्स्ट वाली वैल्यूज जो पारंपरिक तरीके हैं जैसे लेबल एनकोडिंग या वन हॉट एनकोडिंग, वो ठीक है, पर कभी-कभी खासकर जब बहुत सारी कैटेगरीज हों तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मॉडल भी कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन सुना है कि इसका एक बड़ा स्मार्ट सा हल है, कैट बूस्ट। यैंडेक्स ने बनाया इसे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कैट बूस्ट इस कैटेगोरिकल डेटा को इतनी आसानी से कैसे संभाल लेता है और डेटा साइंटिस्ट के लिए ये इतना जरूरी क्यों बनता जा रहा है। चलिए पता लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल। कैट बूस्ट जैसा नाम से ही पता चलता है, कैटेगरिकल बूस्टिंग। ये खास तौर पर इसी चीज़ के लिए बना है, कैटेगरीज वाली मुश्किलों के लिए। और इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो सिरदर्द वाली प्री प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती। ये सीधे कैटेगरीज को समझ लेता है। अच्छा, तो ये कैट बूस्ट असल में है क्या? आपने कहा ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम है, पर इसमें ऐसा खास क्या है? मतलब वो सीक्रेट सॉस? सीक्रेट सॉस यही है इसका, कैटेगरीज को सीधे हैंडल करना, बिना किसी खास जुगाड़ के। जहाँ बाकियों में हमें पहले डेटा को बदलना पड़ता है, नंबर्स में लाना पड़ता है, कैट बूस्ट कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ लूंगा। ओके, पर ये करता कैसे है? मतलब कैटेगरीज को नंबर्स में कैसे बदलता है ये, बिना जानकारी को नुकसान पहुंचाए? कोई खास तकनीक है? हाँ, बिल्कुल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग तकनीक यूज़ करता है, टारगेट इनकोडिंग। और उसमें भी एक खास तरह की, जिसे कहते हैं बायजियन मीन इनकोडिंग। आसान भाषा में कहूँ तो ये हर कैटेगरी को उसके टारगेट वेरिएबल, मतलब जो हमें प्रिडिक्ट करना है, उसके औसत मान से बदलने की कोशिश करता है। सिर्फ औसत? लेकिन इससे तो ओवरफिटिंग नहीं होगी। मान लीजिए किसी कैटेगरी में डेटा बहुत कम है, तो उसका औसत तो भरोसे लायक नहीं होगा ना? सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही। सिर्फ औसत लेना तो रिस्की है, इसीलिए कैट बूस्ट थोड़ा स्मार्ट है। ये सिर्फ औसत नहीं देखता, ये भी देखता है कि उस कैटेगरी में कितने डेटा पॉइंट्स हैं। अगर कम पॉइंट्स हैं तो ये उस औसत पर कम भरोसा करता है, उसे थोड़ा सा कह सकते हैं रेगुलराइज कर देता है, मतलब थोड़ा खींच के सेंटर की तरफ ले आता है। इससे शोर कम होता है और हाँ, ओवर फिटिंग का खतरा भी घट जाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस तरीके से ये उन फीचर्स को भी आराम से हैंडल कर लेता है जिनमें बहुत बहुत सारी कैटेगरीज हों, हजारों लाखों भी। सोचिए जरा, वन हॉट एनकोडिंग ऐसी सिचुएशन में क्या करता, डेटा कितना बड़ा हो जाता। हाँ, मेमोरी और स्पीड दोनों की प्रॉब्लम हो जाती। बिल्कुल, कैट बूस्ट इसे कॉम्पैक्ट रखता है। ये छोटी बात नहीं है, बड़े प्रोजेक्ट्स में ये बहुत मायने रखता है। अच्छा, अब ओवरफिटिंग की बात चली है, तो ये तो मशीन लर्निंग की एक जानी पहचानी दिक्कत है। मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर तो एकदम चैंपियन बन जाता है, पर जैसे ही नया डेटा आता है, फेल। कैट बूस्ट इससे कैसे निपटता है? इसके पास क्या तरकीबें हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। कैट बूस्ट के पास ओवरफिटिंग से लड़ने के लिए कई सारे हथियार हैं। एक बहुत ही यूनिक चीज़ है ऑर्डर्ड बूस्टिंग। देखिए, नॉर्मल बूस्टिंग में क्या होता है, मॉडल अपने पिछले अंदाजों से सीखता है। कभी कभी वो उन पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर हो जाता है। इसे प्रिडिक्शन शिफ्ट कहते हैं। अच्छा। इससे वो नई चीज़ें ठीक से सीख नहीं पाता। ऑर्डर्ड बूस्टिंग इसी को रोकता है। ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, तो हर सवाल का जवाब देते वक्त आप उस सवाल का सही जवाब नहीं देख सकते। मॉडल भी हर डेटा पॉइंट के लिए प्रिडिक्शन करते समय उस पॉइंट के असली टारगेट वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करता। इससे वो रटने के बजाय पैटर्न समझने पर फोकस करता है। ये तो वाकई अलग तरीका है। और क्या है इसके तर्कश में? इसके अलावा इसमें बिल्ट इन क्रॉस वैलिडेशन है। मतलब ट्रेनिंग चलते चलते ही ये चेक करता रहता है कि मॉडल नए डेटा पर कैसा परफॉर्म करेगा। अगर इसे लगता है कि भाई ये तो ओवरफिट हो रहा है, तो ये ट्रेनिंग को जल्दी रोक सकता है। अच्छा। अर्ली स्टॉपिंग जिसे कहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। जी। और साथ में रेगुलराइजेशन तकनीकें जैसे L2 रेगुलराइजेशन, वो तो है ही। हाँ। वो मॉडल को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देती। तो अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो ये सारी चीजें मिलकर मॉडल को ज्यादा भरोसेमंद बनाती हैं। सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है, पर असल में रियल वर्ल्ड में परफॉर्मेंस कैसी है इसकी? स्पीड, एक्यूरेसी, खासकर बड़े डेटा सेट्स पर। हाँ, देखिए, बेंचमार्क्स और जो यूजर्स के अनुभव हैं वो यही बताते हैं कि कैट बूस्ट अक्सर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में ही काफी अच्छा परफॉर्म करता है। और एक और बात, इसे पैरालाइज करना आसान है, मतलब एक साथ कई प्रोसेसर पर चलाना। तो बड़े बड़े डेटा सेट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। इसलिए आप देखेंगे कि फिनेंस में जैसे क्रेडिट स्कोरिंग है, फ्रॉड पकड़ना है, या फिर मार्केटिंग में जैसे कस्टमर चर्न प्रेडिक्शन, हेल्थ केयर में, इन सब जगह ये काफी इस्तेमाल होता है। कोई और खास बात, कोई एक्स्ट्रा फीचर?
एक और छोटी मगर काम की चीज है, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना। कई एल्गोरिदम्स के लिए हमें पहले खाली जगहों को भरना पड़ता है, कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी पड़ती है। कैटबूस्ट क्या करता है, वो मिसिंग वैल्यू को ही एक अलग कैटेगरी मान लेता है। ओह, तो उससे भी सीख लेता है। हाँ, उससे भी सीख लेता है, तो वो डेटा प्री प्रोसेसिंग का एक और स्टेप बच जाता है। तो मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि कैट बूस्ट कैटेगरी वाले डेटा के साथ काम करना काफी आसान और असरदार बना देता है। टारगेट एनकोडिंग और ऑर्डर्ड बूस्टिंग जैसी नई तरकीबों से ये न सिर्फ इन्फॉर्मेशन को बेहतर तरीके से यूज करता है, बल्कि ओवरफिटिंग जैसी जो आम परेशानियां हैं उनसे भी बचाता है। बिल्कुल सही कहा। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि जैसे जैसे हमारा डेटा और भी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, जिसमें टेक्स्ट है, इमेज है, तरह तरह की कैटेगरीज हैं, सब मिला जुला है, तो क्या हमें ऐसे और खास एल्गोरिदम्स की जरूरत पड़ेगी जो पुराने तरीकों की सीमाओं से आगे जाकर इस डाइवर्सिटी को आसानी से संभाल सकें? शायद मशीन लर्निंग का भविष्य इसी तरफ जा रहा है। सोचने वाली बात है ये तो।